भारत बल्कि अमेरिका की भी नजर है और अब दोनों मिलकर इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस दोस्ती से भारत बनेगा डिजिटल पावर? डिजिटल इंडस्ट्री पर दोस्त की नजर, बढ़ते इंटरनेट से बढ़ेगा व्यापार, मिलकर होगा भारत अमेरिका का विकास, दोस्ती का डिजिटल पावर। 320 million people, more Indians, are right now connected to the internet. अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में न तो ये बात यूं ही कही गई, न ही ये महज तारीफ के लिए कही गई है। 32 करोड़ से ज्यादा भारतीय इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इस आंकड़े के पीछे भारत का बढ़ता बाजार और उस बाजार पर पकड़ बनाने का मकसद है। जी हाँ, डिजिटल इंडस्ट्री पर फिलहाल चीन की पकड़ मजबूत है, लेकिन उस पर भारत की भी नजर है और अमेरिका की भी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। मैं मानता हूं 21वीं सदी में भारत और अमेरिका मिलकर इस डिजिटल युग का इंडस्ट्री 4.0 का नेतृत्व करने के लिए समर्थ है। ऐसा नहीं है कि पहली बार डिजिटल इंडस्ट्री पर भारत की नजर पड़ी है। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पीएम मोदी ने न सिर्फ इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया, बल्कि देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप यानी रिलायंस इंडस्ट्री को भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया। It was supercharged in 2014 when Prime Minister gave us the vision of Digital India. भारत को डिजिटल इंडिया बनाने में रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान है। जियो के जरिए रिलायंस ने न सिर्फ गांव-गांव तक मोबाइल पहुंचाया, बल्कि मोबाइल को अमीरों के शौक से गरीबों की जरूरत भी बना दिया। Pre-Jio, we had 256 kbps, which we called broadband in India, and post-Jio, we now have 21 mbps on mobile data as the average speed available in every single village in India. जियो की वजह से न सिर्फ डाटा स्पीड बढ़ी है, न ही सिर्फ उपभोक्ता बढ़े हैं, बल्कि कीमत में भी भारी गिरावट आई है। और यही वजह है कि मोबाइल के जरिए डिजिटल इंडस्ट्री भी आगे बढ़ी है। Pre-Jio price of data in this country was between 300 and 500 rupees, and for the poorest of poor, right, who used 2G, the price was as high as 10,000 rupees a GB. Post-Jio, the price is between 12 and 14 rupees a GB. डिजिटल इंडस्ट्री न सिर्फ व्यापार के लिए जरूरी है, बल्कि नए भारत के निर्माण में भी इसका बेहद अहम रोल है। चाहे सरकारी योजनाओं की जानकारी हो या लोगों से जुड़ी जानकारी, डिजिटल माध्यम से सरकार और नागरिक के बीच आसानी से रिश्ता बन जाता है। यही वजह है कि मोटेरा में राष्ट्रपति ट्रंप का दिया हुआ बयान दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट को लेकर पीएम को खत लिखकर ऐतराज जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर गठित किए गए ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पीएम मोदी को लिखे खत में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि राम मंदिर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान रामालय ट्रस्ट का गठन किया जा चुका है, लिहाजा दोबारा मंदिर के लिए ट्रस्ट गठित किए जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने ट्रस्ट में किसी प्रमाणित शंकराचार्य को शामिल न किए जाने पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही ट्रस्ट में शामिल कुछ नामों को लेकर दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई है। दिग्विजय सिंह को जिन नामों पर आपत्ति है उनमें चंपत राय, बीएचपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष, अनिल मिश्रा, आरएसएस के प्रांत कार्यवाहक, कामेश्वर चौपाल, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता, गोविंद देवगिरी, संघ के पुराने प्रचारक। वहीं दिग्विजय सिंह के पीएम को लिखे खत पर निशाना साधने में बीजेपी ने देर नहीं की। कांग्रेस को यह निर्णय पच नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने भी निर्णय का सम्मान किया, स्वागत नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी ने भी वो लिंक जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना करती हैं अपने ट्विटर पर शेयर की।
इनको फूटी आंखों नहीं सुहारा अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर। राम मंदिर निर्माण को लेकर दिग्विजय सिंह के लिखे खत पर जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं ट्रस्ट के गठन के बहाने कांग्रेस केंद्र पर निशाना साध रही है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। एमपी दौरे पर चल रहे सिंधिया का आज एक साथ कई अंदाज देखने को मिले, जिसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों जब भी एमपी दौरे पर रह रहे हैं, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का सिलसिला चला रहे हैं। वहीं भोपाल में उनका ब्रेकफास्ट और डिनर डिप्लोमेसी भी लगातार जारी है। राजधानी आए सिंधिया इस बार पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के आवास, जहां उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत में सिंधिया ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि उनको मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं, मैं अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हूँ। इसके साथ ही उन्होंने सड़क पर उतरने की बात फिर से दोहराई। विपक्ष को मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप के लिए लड़ने के लिए सक्षम हूँ और मैं अपने आप के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं प्रदेश की जनता के लिए लड़ रहा हूँ, जो मैं पिछले 16-17 वर्षों से कर रहा हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। मैंने जो रास्ता लिया है वो जनसेवा का रास्ता लिया है और जनसेवा में हमें लोगों का मुद्दा उठाना ज़रूरी है। और मैंने यही कहा है कि अभी 1 साल हुआ है, सब्र रखना है। हमारे वचन पत्र में जो भी लिखा है वो हम 5 साल में हम लोग पूरा करेंगे। वहीं सिंधिया को मंत्री पीसी शर्मा का भी साथ मिल गया है। शर्मा ने कहा कि वचन पत्र पूरा नहीं होने पर पूरी पार्टी सड़क पर उतरेगी। अभी तो 1 साल हुआ है, मतलब बाकी 4 साल और हैं वचन पत्र पूरा कर देंगे, और वचन पत्र पूरा नहीं हुआ तो सभी सड़कों पर उतरेंगे। भोपाल से निकलकर सिंधिया पहुंचे गुना, जहां सर्किट हाउस में उनकी दिग्विजय सिंह के साथ बंद कमरे में मुलाकात तय थी, लेकिन समय अभाव के चलते दोनों नेता सड़क पर ही एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाया, साथ ही हंसी मजाक के मूड में भी दिग्विजय और सिंधिया दिखे। बहरहाल ज्योतिरादित्य एक और जहां सड़क पर उतरने की बात कहकर जनता को साध रहे हैं, वहीं नेता और कार्यकर्ताओं से मिलकर पूरी पार्टी को भी साधने की कवायद में जुटे हैं। अब इसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से पूजा माथुर और गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के मुजगहन प्राथमिक शाला में प्रिंसिपल द्वारा एक छात्रा से पैर के नाखून कटवाने का कथित वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल में जमकर बवाल हुआ। शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाली खास रिपोर्ट देखिए। प्रिंसिपल छात्रा से नाखून कटवाती है, प्रिंसिपल छात्रा से मोजा पहनवाती है, प्रिंसिपल छात्रा से ही कचरा उठवाती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिक्षक के मंदिर में मासूम पर अत्याचार। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। देखिए कैसे स्कूल की प्रिंसिपल कक्षा 4 की बच्ची से पैर के नाखून कटवा रही है, कैसे मोजा पहनवाती है। शर्म आती है इन तस्वीरों को देखकर कि जिस शिक्षक के मंदिर में बच्चे शिक्षा हासिल करने जाते हैं, वहां छात्रा से प्रिंसिपल पैर के नाखून कटवाती है। पूरी घटना को बच्ची की जुबानी भी सुनिए कि आखिर हुआ क्या था। मैडम कचरे बिनवा रहा था और नाखून कटवा रहा था और मोजा पहनाने वाला था। मैं खेल रहा था तो मैडम बोला मेरी नाखून काटो ना, ऐसे बोल रही था। मैं नाखून काटी, उसके बाद मोजा पहना, उसके बाद कचरा बिन दो, उसको बहुत गंदा बोला तक कचरा बिन रही थी। तो सुना आपने, बच्ची स्कूल में खेल रही थी, मैडम ने प्रिंसिपल कोने का धौंस दिखाया और बच्ची को बुलाकर खुद कुर्सी पर बैठ गई। बच्ची से पैर के नाखून कटवाए, मोजा पहना, मगर यहाँ सवाल ये है कि क्या ऐसा पहली बार इस प्रिंसिपल ने किया है? तो इस सवाल पर बच्ची क्या कहती है आप खुद सुन लीजिए। पहले उसके पैर भी दबाती थी। कब? कक्षा पर। कक्षा के अंदर? हाँ। कितने बार पैर दबाए होंगे? 3-4। अब तो हद ही हो गई। ये मैडम तो बच्चों से पैर भी दबाती है। वाह मैडम वाह। शिक्षा और शिक्षक को माँ बाप से ऊपर का दर्जा दिया गया है और आप इस दर्जे को कलंकित कर रही हैं। क्या आपको जरा भी दया नहीं आई? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई
कि एक छोटी सी बच्ची कक्षा 4 में पढ़ने वाली मासूम सी बच्ची से आप पैर दबवाती हैं, पैर के नाखून कटवाती हैं। आपकी इस करतूत को देखकर तो औरों को भी शर्म आ जाए, मगर आपकी दिलेरी भी गजब की है कि वीडियो सामने है, बच्ची खुद आप बीती बता रही है और आप कहती हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। पैर के पास कचरा पड़ा था, मैं बाहर चेयर में बैठी थी, बच्ची को उठाने बोली हूँ, बाकी बच्चे तो क्लास में थे, उसी बच्ची को बुलाई हूँ, उसी का ये लोग वीडियो बना के भेजे हैं गांव वाले। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है सर। मैडम का बच्ची से पैर का नाखून कटवाते वीडियो वायरल हुआ तो गुस्साए लोग स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग करने लगे। जिला शिक्षा अधिकारी भी टाल मटोल के रवैया दिखा रहे हैं, कहते हैं मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मगर सवाल यह है कि जिस वीडियो को दुनिया देख रही है, खुद बच्ची पूरी घटना बता रही है, ग्रामीण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ऐसे में सिस्टम को और किस तरह की जांच की जरूरत है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में अब जल्द ही पुलिस की बम्पर भर्ती होने वाली है। कांग्रेस सरकार में ये पहली पुलिस भर्ती होगी। मार्च में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल 8000 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होनी है। साथ ही सब इंस्पेक्टर के खाली पड़े कई पदों को भी भरा जाएगा। पिछले साल पुलिस भर्ती नहीं हो सकी थी। पुलिस मुख्यालय विभाग में खाली पड़े पदों को लेकर शासन को अवगत करा चुके हैं। गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही इस भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा। जानकारी में आ चुका है, करीब 8000 पुलिस कर्मियों की रिक्रूटमेंट से संबंधित जो प्रोसेस जो चल रही है वो है जानकारी में। कब तक हो जाएगी सर? अब बहुत जल्द। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आम लोगों से बैंक के नाम से ठगी करने के लिए फोन कॉल तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब नया मामला सागर में देखने को मिला, जहां राज्यपाल के नाम से फर्जी फोन कर किसी अज्ञात ने भाजपा के 2 विधायकों से 7-7 लाख रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत भाजपा विधायक प्रदीप लारिया ने सागर पुलिस अधीक्षक को दी। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर साइबर सेल को फोन नंबर से जांच की। नंबर उड़ीसा का बताया जा रहा है। इस तरह का फोन कॉल से बीजेपी के बीना विधायक महेश राय के फोन पर भी आया है, जिसकी शिकायत बीना विधायक ने थाना प्रभारी बीना से की है। ये मेरे को अभी दूरभाष पे विधायक जी श्री प्रदीप लारिया जी ने सूचित किया कि उनके पास एक फ़ोन आया था और जिसमें उन करीब 7 लाख रुपए एक अकाउंट में डालने की बात कही गई थी। वरिष्ठ संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के रूप में उसने अपना परिचय दिया था। तो ये जो टेलीफोन नंबर था, मोबाइल नंबर था, ये विधायक जी ने शेयर किया था और इस पे मैंने साइबर टीम को ये दे दिया है। और जो अभी प्रारंभिक जानकारी है, ये उड़ीसा का एक नंबर आ रहा है और इसमें विधायक जी के लिखित कंप्लेंट वो भिजवा रहे हैं। इसमें इसको रजिस्टर करके और हम। और गुना से बड़ी खबर, जहां संध्या के काफिले में जेब कटी है। 50 से ज्यादा लोगों की जेब कटी है। 10 से ज्यादा मोबाइल की चोरी। जेब कतरों ने उठाया सिंधिया के काफिले का फायदा। पुलिस सुरक्षा के बीच ये सेंधमारी हुई है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला था जिसमें चोर भी शामिल थे। 50 से ज्यादा लोगों की जेब कटी है। 10 से ज्यादा मोबाइल में चोरी हुए हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच ये सेंधमारी की गई। पंचायत के परिसीमन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट से एमपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पंचायतों का परिसीमन कानून के दायरे में रहकर किया गया। आपको बता दें, याचिकाओं में आरोप लगाए गए थे कि पंचायतों के परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
इंदौर में आज पितरेश्वर हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की गई। इस मौके पर एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाएं कलश लेकर शामिल हुई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला और कंप्यूटर बाबा भी शामिल हुए। आज जो मूर्ति है, जो प्रतिष्ठित होने वाली, उनकी शोभा यात्रा, महिलाओं की कलश यात्रा है और वहाँ पर रुद्र यज्ञ भी प्रारंभ हो गया, महारुद्र यज्ञ भी प्रारंभ हो गया। इससे साथ चलने वाले जो धार्मिक कार्यक्रम है, जो वैदिक कार्यक्रम है, वो आज से प्रारंभ हो 1 लाख महिलाएं कलश यात्रा लेकर चलेंगी, ये भी एक रिकॉर्ड होगा। अपने आप में रिकॉर्ड ये कि एक सरी की साड़ियाँ, एक सरी की कलश लेकर सब चलेंगे, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और क्या खास कार्यक्रम रहने वाला है? एक विशाल भंडारा होगा, इंदौर नगर के लोगों को नगर भोज करवाएंगे, तो लगभग 10 से 15 लाख लोगों का भोजन। संस्कारधानी जबलपुर में नर्मदा गौकुंभ की शुरुआत संतों की पेशवाई के साथ हुई। इस दौरान संतों के स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। ढोल और नगाड़ों की थाप पर पेशवाई नरसिंह धाम मंदिर से शुरू हुई, जो ग्वारी घाट की धाम तक जाएगी। इस दौरान वित्त मंत्री तरुण भनोट भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। नर्मदा गौकुंभ 3 मार्च तक चलेगा। बात भोपाल की, जहां लालघाटी से मुबारकपुर जोड़ तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट में दाता कॉलोनी के बाद अब आसाराम तिराहे के ग्रेड सेपरेटर का एक हिस्सा धंसक गया। रविवार सोमवार की दरमियानी रात ग्रेड सेपरेटर बनाने वाली कंपनी सीडीएस इंफ्रा ने ताबड़तोड़ जीसीबी मशीनें बुलाकर इसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल ग्रेड सेपरेटर की एक साइड को तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी दूसरी साइड भी दोबारा बनाई जाएगी। लालघाटी से एयरपोर्ट की ओर जाने वाली ग्रेड सेपरेटर की एक साइड का ट्रैफिक बंद कर दिया गया। गुना के धक्कापुरा गांव में बिजली के खंभे से बांधकर युवक की जमकर पिटाई की गई। मोहल्ले वालों ने आरोप लगाया कि युवक ने शराब के नशे में बदसलूकी की, जिसके बाद युवक को पकड़कर बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की गई। वहीं घटना की जानकारी लगने पर मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को छुड़ाकर थाने लेकर आई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।